हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिया के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 3, है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा समराइज कर देता हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेशनल एंड पब्लिक हॉलीडेज ऑफ कोरिया, सेलिब्रेशंस किस तरीके से कोई जो डेज हैं उनको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पे। रिलीजन्स देखेंगे, वहाँ का रिलीजन देखेंगे, सॉरी, कल्चर ऑफ कोरिया को और डिस्कस करेंगे। एंड यूनेस्को की कुछ वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना, जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस सीरीज में यही होने वाला है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। ऑलरेडी 2 लेक्चर अपलोड किए जा चुके हैं कोरिया के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेएनयू और जामिया, क्योंकि जामिया का जो एग्ज़ाम है खासकर कोरियन लैंग्वेज के लिए वो काफ़ी करीब है, तो उन बच्चों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल है। अगर आप जानते हो तो आप इसको पास कर सकते हो उस बच्चे को, ताकि उसको मदद मिले। ठीक है, बाकी बच्चों, लाइक करने में 1 सेकंड लगता है, आप लाइक कर सकते हो वीडियो को। दूसरा ये है कि आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, है ना, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। बिफोर फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप सभी को ये एक फिर से एक बार आपके रिमेंबर के लिए, आपकी मेमोरीज के लिए, यूं कह लो आपके रिवीजन के लिए, आपको साउथ कोरिया का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ एज ऑफ जो 2017 के डेटा के बेस पे, क्योंकि उसके बाद बहुत ऐसा नहीं है कि चेंजेस तो आए हैं बहुत ज़्यादा, बट जो एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जो पूछा जाएगा उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि जीडीपी एंड ऑल नहीं पूछा जाएगा, इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, है ना। ना, ऐसा नहीं है कि नेशनल फ्लावर चेंज हो जाएगा या नेशनल फ्लैग चेंज हो जाएगा। तो एक बारी के लिए आप अगेन रिवाइज कर लीजिए। कंट्री का जो ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, कैपिटल सियोल है। कब से है? 1394। अगर इससे पहले कोई कैपिटल रही हो तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग मुझे बताओगे कि इससे पहले साउथ कोरिया या कोरियन पेनिसुला की जो कैपिटल थी वो क्या रही थी, है ना। चलो, नेशनल एंथम मैंने आपको बताया था, ये आप देख लीजिए। नेशनल फ्लैग ये भी आप देख सकते हो। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग पे थोड़ा आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इवन लैंग्वेज पे भी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और उस पे ये कह सकते हो प्रकाश डालेंगे, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि हम क्या देखने वाले हैं, उसमें क्या और समझेंगे, क्योंकि थोड़ा जो पहले मैंने वीडियो पढ़ाया था जिसमें कंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल जो सिटी का कैपिटल है, नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, इसका जस्ट मैंने ओवरव्यू या समराइज वे में आपको दिया था। थोड़ा सा डिटेल में आज अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। नेशनल फ्लावर ये मैंने पढ़ा ही दिया है, ये एक बार और आप देख लीजिए। ये सब चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। लैंग्वेज लैंग्वेज हम देखेंगे थोड़ा और, है ना। लैंड साइज क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, जियोग्राफिकल लोकेशन भी दिखाया था। बट फिर भी मैं आपको अभी मैपिंग करा दूंगा, एक बार दोबारा से आपको दिखा दूंगा मैप, ताकि आप याद कर लो। और स्टैंडर्ड टाइम क्या है? अगर आप ग्रीन विच मीन टाइम से देखेंगे 9 आवर्स आगे है, और इंडिया से कंपेयर करो 3.5, मतलब 3.5 घंटे करीब आगे है। पॉपुलेशन यहाँ की देख लो, एज ऑफ 2017। आप 1920 का भी डेटा देख सकते हो, है ना, मार्जिनल। हाँ, इंक्रीमेंट हो गया डिक्रीमेंट होगा वो आप देख लीजिएगा। पॉलिटिकल सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, लिबरल डेमोक्रेसी है यहाँ पे। करंट प्रेसिडेंट मून जाए इन है, और कब से हैं? सिंस 2017। इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था ओवरव्यू में। तो ये चीज़ एक बार आपका दोबारा रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने ये चार्ट या ग्राफ, यूँ कह लो टेबल लगाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपको दोबारा हर मॉर्निंग में अभी इसको रिवाइज करना है, याद नहीं हो रहा है, कोई नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और फिर क्या करना है आपको, हर मॉर्निंग इवनिंग ऐसे आपको एक बार नज़र डाल लेंगे इसमें, ताकि आपको रटना ना पड़े,
याद रहे चीज़ें, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ाई इस तरीके से रहा हूँ, आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। ये यहाँ की और ये कह लो स्टडी फिलिया एजुकेशन की गारंटी है आप सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ सिस्टम नहीं है जो हम फॉलो करें या प्रमोट करें रट्टू सिस्टम या रट्टू विद्या का। यहाँ पे समझ के लूसिड वे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन मैं एक बार और आपको कोरियन पेनिनसुला का मैप दिखाता हूँ और आजू बाजू की जो कंट्रीज़ हैं जो शेयर कर रही हैं बॉर्डर एंड ऑल, और वाटर बॉडीज़ भी हम देख लेंगे, वो आप देख लीजिए एक बारी। ये पूरा देख लीजिए, ये कोरियन पेनिनसुला है। यहाँ पे जेजू आइलैंड है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, और यहाँ पे नॉर्थ जो कोरिया है उससे बॉर्डर जो कौन कौन सी कंट्री लगाती हैं, रसिया लगाता है और चाइना लगाता है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया से साउथ में देखें तो साउथ कोरिया लगाता है, और साउथ कोरिया का एक ही बॉर्डर है अगर देखा जाए, लैंड बॉर्डर अगर, तो नॉर्थ कोरिया के साथ है। अब इस पेनिनसुला के ईस्ट में सॉरी वेस्ट में कौन सी सी है, वेस्ट सी बोल लो, है ना, या येलो सी बोल सकते हो, और इसके ईस्ट में ईस्ट सी है। और यहाँ पे कोरियन स्ट्रेट है, ये देख सकते हो। और जेजू जो आइलैंड है और कोरियन पेनिनसुला जो है, इसके बीच में जो स्ट्रेट है, नेहरू स्ट्रेट है, उसको बोलते हैं जेजू स्ट्रेट। यहाँ पे ये जापान है, ठीक है। ये आपको इतनी सी बात, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, अगेन आपका रिवीजन हो गया होगा। नाउ अब हम फर्दर मूव करते हैं आगे। जैसे मैंने बोला था लैंग्वेज एंड ऑल, थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे, फोकस करेंगे, इस पे फोकस रहेगा हमारा। तो आई रियलाइज़ कि मैंने आपको कल लैंग्वेज फैमिली नहीं बताई थी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगर किसी भी लैंग्वेज के बारे में आप पढ़ रहे हो तो उसकी लैंग्वेज फैमिली भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, जेएनयू भी पूछता है, और फर्दर जो एग्जामिनेशन उसमें भी पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए अल्ताइक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है ना। और देखा जाए कि ये जो लैंग्वेज है काफ़ी आइसोलेट इसको कंसिडर किया गया है, बट मीनिंग दैट इसका मीनिंग क्या है आइसोलेशन से, मतलब ये है कि इसको कांट बी सिंपली रिलेटेड विद द एनी अदर लैंग्वेज, मतलब आप किसी और अदर लैंग्वेज से रिलेट नहीं कर सकते। बट इसका मतलब ये नहीं है कि टफ है लैंग्वेज, ये बहुत ही सिंपल स्क्रिप्ट है और इसको काफ़ी इजी तरीके से लर्न किया जा सकता है, लर्न एंड इसको यूज भी किया जा सकता है। इसकी इसका मैंने कल भी बताया था, ये जो राइटिंग सिस्टम है ना, इसको क्या बोलते हैं, हैंगुल, है ना। यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। और ये जो सिस्टम है इसको किसने कमीशन किया था, बाइकिंग सेजॉन ने, कब, 1397 एंड 1450 के बीच में, है ना। ऐसा नहीं है कि आज आप बनाने बैठ गए कोई लैंग्वेज आज बन जाएगी, नहीं, टाइम लगता है, वक्त लगता है किसी भी लैंग्वेज को इवॉल्व करने में, कमीशन करने में, ठीक है। ड्यूरिंग द जेशोन डायनेस्टी, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी से ये राइटिंग सिस्टम आया है कोरिया का, और कौन से किंग थे, किन के राइम में ये चीज़ें हुई थी। और कोरियन काफ़ी प्राउड फील करते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये उनके लिए एक रिमार्केबल अचीवमेंट है ना, और काफ़ी इफ़िशियंट है। जैसे मैंने बताया ये जो स्क्रिप्ट है काफ़ी इजी है, और इसको इजीली लर्न किया जा सकता है। जो भी बच्चे कोरियन के लिए ऑप्ट कर रहे हैं जेएनयू में या फिर जामिया में, तो उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। मददगार क्या साबित होने वाला है, जैसे कि देखो कोई सी भी लैंग्वेज ईजी नहीं होती, कोई सी भी लैंग्वेज टफ नहीं होती। जब कोई सी भी लैंग्वेज आप पढ़ने बैठते हो, सीखने बैठते हो, तो आपके लिए ईजी आसान हो जाती है। बस कुछ भी पढ़ो, कुछ भी टफ नहीं है, बट आप उसको जब से समझना स्टार्ट कर दोगे वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम अभी क्या समझ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, कल्चर को पढ़ रहे हैं, तो हम उसको समझ के पढ़ रहे हैं, जस्ट नहीं कि जो लिखा है जस्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है, उसको हमें समझना भी है। और देखा जाए यूनेस्को की तरफ से एक प्राइज भी दिया जाता है, उस प्राइज का नाम है द किंग सेजोन लिटरेसी प्राइज। यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है एवरी ईयर टू द पीपल हु हैव मेड डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन टू द एलिमिनेशन ऑफ इलिटरेसी। इसका मतलब ये है कि जो इलिटरेसी है वहाँ पे उस कंट्री में या वॉट, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए वहाँ की पर्टिकुलर कंट्री को, तो वहाँ पे ये प्राइज़ दिया जाता है उस कंट्री में। इस प्राइज़ का नाम है द किंग सेजोन लिटरेसी प्राइज़। ये इतनी सी बात आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। हम
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेशनल फ्लैग को हम थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करते हैं और अच्छे से देखते हैं क्या है इसको। जैसे आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, ताइग गुकी बोल लो, ताइग गेव की। तो जिस तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी कोरियन नहीं आती लैंग्वेज, मैंने नहीं पढ़ा है, सो माफ़ कीजिएगा मेरी गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। नाउ द नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ कोरिया इज कंपोज्ड ऑफ रेड एंड ब्लू ताइगुक पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं, ये जो रेड एंड ब्लू में है इसको बोलते हैं ताइगुक, है ना। और ये कहाँ पे है, इन द सेंटर ऑफ 4 ब्लैक ट्राइग्राम्स एट ईच कॉर्नर। ये ईच कॉर्नर पे इसके 4 ट्राइग्राम्स हैं, इनके इनके भी मीनिंग अभी हम समझने वाले हैं आगे। और इसी के सेंटर में ये ताइगुक है ना, ब्लू एंड रेड कलर में। ये आपको कलर जरूर याद होना चाहिए, है ना। अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, हालांकि ये वाइट है इटसेल्फ, तो इसमें छुप गया फ्लैग का वाइट बैकग्राउंड कलर, है ना। बाकी फ्लैग में वाइट कलर भी है। नाउ Taiguchi was first used as the national flag when the Korean Empire was proclaimed in 1897। ये सिंपल सी बात है। जो इनका पहला फ्लैग था इसको कब प्रोक्लेम किया गया था, 1897 में। किसके द्वारा, बाई कोरियन एम्पायर। नाउ ये जो पैटर्न है अभी जो करंट टाइम में है पहले से चेंज हो चुका है ना। वही बात यहाँ पे लिखी गई है, समवॉट फ्रॉम द फ्लैग यूज एट दैट टाइम। जब पुराना टाइम था 1897 के दौर में जब इसको बनाया गया था, उसके थोड़े दिन के बाद भी अब जो करंट टाइम में फ्लैग यूज होता है उससे थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज इन द टर्म ऑफ हो सकता है थोड़ा सा कलर में हो, करेक्शन में हो, कुछ भी हो। देख लीजिए मैंने पुराना फ्लैग नहीं लगाया तो इससे आपको घबराने की बात नहीं है, बस इतना आप ये जो फैक्ट मैंने येलो कलर में मार्क कर रखा है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और फ्लैग के बारे में समझते हैं। ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है फ्लैग का, है ना, इसके बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है उसको सिंबलाइज करता है, किस चीज को सिंबलाइज करता है, ब्राइटनेस को, प्योरिटी को एंड पीस लविंग एथनिक कैरेक्टरिस्टिक को। जो कोरिया के फ्लैग है इसके बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है वो किसको सिंबलाइज करता है, ब्राइटनेस को, प्योरिटी को, पीस लविंग एथनिक को, है ना। नाउ द ताइगिक पैटर्न सिंबलाइज इन एंड यांग। ये जो पैटर्न है ताइगिक का इसको इन एंड यांग बोलते हैं। इसका एग्जांपल ले लें, द आइडिया दैट ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स। जैसे कि मतलब इसका आइडिया ये है कि जो लिया गया है कि जो यूनिवर्स में कोई सी भी चीज़ है ना, वो बनाई गई हैं किसके, इवॉल्व होने से, विद द इंटरेक्शन ऑफ यिन एंड यांग के, है ना। तो इसका इसके पीछे का आइडिया यही है, यही आपको समझना है कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये जो यिन एंड यांग हैं इनके इंटरेक्शन से ही ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। नाउ द 4 ट्राइग्राम इंडिकेट द चेंजेस इन एंड डेवलपमेंट ऑफ yin एंड yang बाय मीन ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, है ना। इसके कॉम्बिनेशन का यूज करके किस तरीके से इनका मतलब बनाया गया है। इन वाइल रिप्रेजेंट यांग, है ना। और ये जो आपको 3 लाइन दिख रही होंगी साथ में ही, इसको क्या बोलते हैं, ग्योंगवे। इसका मतलब होता है स्काई। आपको ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे छोटी सी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्वांगवे। इसका मतलब होता है अर्थ। नाउ ये जो लाइन है इसके बीच में, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं, ऋग्वे, है ना, ऋग्वे। ये वाली जो लाइन इसका मतलब होता है फायर। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइंस, राइट, ये वाली जो लाइंस है इसको क्या बोलते हैं हम, गैमवे। इसका मतलब है वाटर, ये हो गया आपका फायर, ये हो गया आपका अर्थ, और ये हो गया आपका स्काई, है ना। तो ये चीज़ आपको इस फ्लैग में आपको आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो
एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, बाद में आपको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है जामिया वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ खासकर। बाकी आप लोग समझना चाहो पढ़ सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो और अपने नोट्स भी बना सकते हो, राइट नाउ। अब आते हैं नेशनल एंथम पे। नेशनल एंथम आपको पता है उसको क्या बोलते हैं, आए गुक्का, है ना, गुक्गा या आए गुक्का, आप ऐसे प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो। नाउ द कंट्रीज नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड इन 1935। 1935 में इसको कंपोज किया गया था, किसके द्वारा, मिस्टर आन याक ताई के द्वारा। ये आपको जो पर्सनालिटी आपको दिख रही होगी राइट हैंड साइड में, इन्होंने ही इसको कंपोज किया है। कंपोज क्या किया गया है, हु एडेड अ मेलोडी टू लिरिक्स रिटन इन द अर्ली 1900s। 1900s, ये 90s का जो टाइम था, है ना, 19 अर्ली 90s का जो टाइम था, जो लिरिक्स थी नेशनल एंथम की, उसको इन्होंने मेलोडी है उसमें ऐड किया था। नाउ इट वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड, कब इसको अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियली, विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया। जब ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया इस्टेब्लिश हुआ था, जब बनाया गया था इन अगस्त 1948 में, तभी इसको अडॉप्ट किया गया था। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता हो जानी चाहिए, आपको याद हो जानी चाहिए, राइट नाउ। प्रियर टू दैट द कंट्री सैंग, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, कंट्री एक वही लिरिक्स थी, बट इसमें जो मेलोडी थी, मेलोडी ऑफ ओल्ड लैंग साइन, इस नाम की जो मेलोडी थी, इसके साथ गाया जाता था, है ना, इसी लिरिक्स को यूज करते थे एज ए नेशनल एंथम। बट बाद में इसमें मेलोडी दूसरी ऐड की गई मिस्टर आन या ताई के द्वारा, है ना, और फिर इसको अडॉप्ट कब कर लिया गया, 1948 में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा, अगस्त में। नाउ अब नेशनल हॉलीडेज पढ़ते हैं हम। वो तीन चीज़ें हमने जो डिस्कस की अभी रिसेंटली, वो आपके रिवीजन के लिए था, क्योंकि उससे पहले मैंने ओवरव्यू दिया हुआ था, राइट। तो नाउ अब हम नेशनल हॉलीडेज डिस्कस करेंगे। इन कोरिया देयर आर 5 नेशनल हॉलीडेज। मेनली जो हॉलीडेज है वहाँ का नेशनल हॉलीडे वो है टोटल 5, उन्हीं को आपको याद रखना, उन्हीं को आपको ध्यान से ही समझना है। सबसे पहला हॉलीडे है हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन डे। आप इसको इंडिपेंडेंस डे या उससे आपको कंफ्यूज नहीं कर लेना है, डिक्लेरेशन डे से आपको समझना है ना। मार्च 1 भी बोल सकते हो उसको, या यूँ बोल सकते हो मार्च फर्स्ट मूवमेंट, है ना। इस तरीके की आपको पिक्चर भी दिख रही होगी यहाँ पे, और इसी के लिए इसको मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि याद रखते हैं जो मार्च फर्स्ट जो मूवमेंट उन्होंने किया था, किसके खिलाफ, वन ऑफ द अर्लीस्ट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ कोरियन रेजिस्टेंस अगेंस्ट द जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ कोरिया। क्योंकि जापानीज ने ऑक्यूपाई कर लिया था, आपको पता हो 1910 में, तो उन्हीं के खिलाफ सबसे पहला जो ये कैसे डेमोस्ट्रेशन था पब्लिक का, है ना, एज ए कोरियन को रेजिस्टेंस एज ए दिखाने के लिए, उसी इसको क्या क्या बोला गया था पहले, मार्च फर्स्ट मूवमेंट। और इसी को कोमोमरेट करते हैं, इसी की याद में ये लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन डे को, क्योंकि इसी को मानते हैं कि ये एक ऐसा दिन था जहाँ से डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए था, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं, और इसी को उसी की याद में ये लोग ये एक नेशनल हॉलीडे मनाते हैं, ठीक है ना। मार्च फर्स्ट मूवमेंट जैसे मैंने बताया, ये सीरीज ऑफ डेमोस्ट्रेशन था फॉर कोरियन नेशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम जापान, है ना, दैट बिगन ऑन मार्च फर्स्ट 1919। ये आपको डेट याद पता होनी चाहिए, ये जो मूवमेंट था वो कब हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, 1 मार्च 1919 से। और क्यों हुआ था वो मैंने आपको बता ही दिया, और कैसे हुआ था, मतलब किसने किया था, है ना, किसके खिलाफ था, कोरियन नेशनल, है ना, इंडिपेंडेंस का मूवमेंट था, किसके खिलाफ, जापान से आज़ादी के लिए, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, इन द कोरियन कैपिटल सिटी ऑफ सियोल। सियोल में ये सारी डेमोस्ट्रेशन हुई थी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको नेशनल हॉलीडेज में। तो दूसरा आता है लिबरेशन डे। यहाँ पे लिबरेट हो जाते हैं अगस्त 15, बहुत कॉमन डे है, आपको याद हो जाना चाहिए। सेलिब्रेटिंग नेशनल
लिबरेशन फ्रॉम इम्पीरियल जापान इन 1945। आप सभी को पता है आफ्टर 1945 वर्ल्ड वॉर टू कोरिया आज़ाद हो गया था, है ना। उसी को कॉमेमोरेट करते हैं, उसी को ये लिबरेशन डे मानते हैं अगस्त 15 को। तो ये लोग अपना लिबरेशन डे मनाते हैं। ये है उस टाइम की पिक्चर है, पीपल सेलिब्रेट कर रहे हैं लिबरेशन डे, ठीक है। अब नाउ नेशनल हॉलीडे में हम तीसरा देखते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल हॉलीडे। ये है नेशनल फाउंडेशन डे। नेशनल फाउंडेशन डे क्या है कि ये जो नेशन है, ये जो कोरियन पेनिनसुला है, उसको फाउंड कब किया गया था, किसने किया था ऑफिशियली देखा जाए। विच मार्क द फाउंडेशन ऑफ गोजोसियोन, ये जो डायनेस्टी रही होगी, है ना, इसी को ये याद रखते हैं। द फर्स्ट स्टेट ऑफ कोरियन नेशन, जो सबसे पहला स्टेट बनाया गया था इस पेनिनसुला पे, गोजो सियोन, है ना। इसी के फाउंडेशन में नेशनल फाउंडेशन डे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं? ऑन द 3rd डे ऑफ द 10th लूनर मंथ। अब लूनर मंथ आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो आपको सोलर डे तो पता होगा कैसे करते हैं, या सौर डे यूं बोल सकते हो। देखो, जो अभी हम करंट टाइम में कैलेंडर फॉलो करते हैं वो खासकर सौर डेज पे जो कैलकुलेशन होती है उसके बेस पे होता है। ऐसा सौर कैलेंडर के बेस पे 365 डेज होते हैं, क्योंकि आपको पता है कितना टाइम लगता है अर्थ को पूरे सन का चक्कर लगाने में। और यही जो लूनर मंथ होता है उसमें क्या होता है, ये जो आपका मून है वो क्या करता है, अर्थ का चक्कर लगाता है। जितना राउंड लगाता है पूरे साल लग जाते हैं सन का चक्कर लगाने में, एक पूरी परिक्रमा करने में यूं कह लो। उतने ही टाइम उससे पहले यूं कह लो ये जो आपका मून है वो अर्थ का चक्कर लगा लिया होता है कई बार, है ना। कई क्योंकि वो इस तरीके से वो 12 बार चक्कर लगा चुका होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, लूनर मंथ। एक चक्कर जब पूरा कर लेता है तो एक लूनर मंथ। आपने पखवाड़ा सुना होगा, है ना, 15 डेज का, जिसमें पूर्णिमा और क्या आते हैं, अमावस्या आते हैं। तो इसी तरीके से पखवाड़ा चेंज होता है। और जो ये लूनर मंथ होता है इसमें अराउंड एवरेज देखा जाए 29 पॉइंट समथिंग कुछ डेज का ये मंथ होता है, या 30th का होता है, अल्टरनेटली ऐसे चेंज होता है। तो इस तरीके से ये 354 डेज और कुछ टाइम होता है जिसमें एक साल इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब पहला लूनर मंथ जो आता है वो कब आता है, वो कैलकुलेशन के बेस पे है कैलेंडर। ये ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी में आप चले जाओगे तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है लूनर मंथ होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये कब किया गया था, 2333 BC, है ना। ये BC में आपको देख सकते हो उसको फाउंड किया गया था, है ना। किस स्टेट को, गोजो सियोन, है ना, किसके द्वारा, ये इन्हीं के द्वारा, है ना, इस स्टेट को, कोरियन नेशन को। तो इसी को नेशनल फाउंडेशन डे मनाया जाता है, ठीक है। आई होप ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं अगला नेशनल हॉलीडे जो मनाते हैं, हैंगुल डे। आपको पता होगा हैंगुल डे है क्या, क्यों मनाते होंगे, इतना तो आइडिया लग ही गया होगा। ये जो इन्वेंशन हुआ था हैंगुल का, ये जो राइटिंग सिस्टम है कोरिया का, इसी की याद में ये लोग ये डे मनाते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ कोरियन राइटिंग सिस्टम, हैंगुल डे, है ना। ये देख रहे हो ना। और कौन से किंग ने किया था, वो उनकी पिक्चर है, आप लोग बताओ, मैंने आप सभी को बता दिया है, ठीक है। कौन सी डायनेस्टी से था अभी मैंने आपको बताया है ना। अब आता है 5th हॉलीडे इनका, नेशनल हॉलीडे। ये है कॉन्स्टिट्यूशन डे और जेहोन, जो आप बोल सकते हो। बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन डे आप समझ लो, नेशनल हॉलीडे है इनका। इसको ऑब्जर्व किया जाता है जुलाई 17 को एवरी ईयर, द डे दैट द साउथ कोरियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1948। 17 जुलाई को 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोक्लेम कर लिया गया था यहाँ पे। तो ये बच्चे देख रहे हो कि
सेलिब्रेट कर रहे हैं, फ्लैग विद द फ्लैग लिया अपने हाथ में लेके, और हो सकता है ये नेशनल एंथम गा रहे हो, है ना। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, हालांकि ये नहीं गा रहे होंगे अपने देश का एंथम गा रहे होंगे। मुट्ठी में है तकदीर हमारी। तो देखो बच्चों, आप सभी जितने भी अभी यंग बच्चे हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने देश को सेव करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे इकोनॉमी में एंड ऑल में, हर तरीके से अच्छे लीडर भी आएंगे बन के, यहीं से उभरेंगे। तो आप ही की मुट्ठी में है ये देश हमारा जो प्यारा भारत है, तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे आई होप। तो इसीलिए मैंने ये सॉन्ग गाया है आप सभी के लिए, है ना, डेडिकेटेड है। नाउ पब्लिक हॉलीडेज डिस्कस करते हैं। पब्लिक हॉलीडेज क्या है और कौन कौन से पब्लिक हॉलीडेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो देखा जाए, जो पब्लिक हॉलीडेज हैं ड्यूरिंग विच वर्क इज सस्पेंडेड, मतलब जो काम है, जो डेली वर्क रूटीन है ऑफिशियल, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है किसके, बाय लॉ इन साउथ कोरिया के द्वारा। इंक्लूड न्यू ईयर्स डे, न्यू ईयर डे को भी इंक्लूड कर लिया जाता है इसमें। अब जो कोरियन पीपल हैं, ये जो कोरियन लोग हैं यू कह, ये सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर डे को, है ना, लूनर न्यू ईयर्स डे। ऐसा नहीं है कि जो हम 1 जनवरी का मनाते न्यू ईयर डे उसको सेलिब्रेट करते होंगे, बट ये लोग सेलिब्रेट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली लूनर न्यू ईयर्स डे, मतलब वही मैंने बताया पहला मंथ, है ना, जो इनका होता है लूनर कैलेंडर का, और पहला दिन उसी को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। और किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ये लोग, स्पेशल फेस्टिवल डिश जो कॉल्ड त्योगुक, है ना, या इसको बोल सकते हो राइस केक सूप। ये पिक्चर भी लगी हुई है लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको ये इंजॉय करते हैं, खाते हैं, तो है ना। और वो बिलीव करते हैं दे कैन ग्रो 1 ईयर ओल्डर आफ्टर कंज्यूमिंग अ बाउल ऑफ राइस केक सूप ऑन दैट डे। अगर इस दिन कोई भी ये बाउल ऑफ, ये जो आपको सूप दिख रहा होगा, है ना, कौन सा, राइस केक जो सूप है, इसको कोई कंज्यूम करता है उस दिन, वो क्या हो जाएगा, एक साल बड़ा हो जाएगा, ओल्डर आफ्टर कंज्यूमिंग अ बाउल ऑफ राइस केक। तो ये चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, इंटरेस्टिंग जो फैक्ट हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। इन एडिशन यंगर पीपल मेक अ डीप ट्रेडिशनल बॉ टू देयर एल्डर्स। ये देख लीजिए, जो इनके एल्डर्स हैं, माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनको इस तरीके से बॉ करते हैं, बैठ के झुक के, जैसे आप इंडिया में प्रणाम करते होगे, नमस्कार करते होगे, है ना, इस तरीके से ये लोग बॉ करते हैं। और जब ऐसा करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो बॉ करने का इनका तरीका है, विच इज कॉल्ड से बाय, है ना, से बाय न्यू ईयर्स बॉ बोलते हैं। ये टर्म आपको पता होना चाहिए, से बाय। अगर आपको टर्म दे दिया जाए एग्जामिनेशन में, से बाय, और नीचे ऑप्शन दे दिया जाए सेबे इज, क्वेश्चन में दे दिया है सेबे इज, नीचे दे दिया जाए ए डांस फॉर्म कोरियन डिश, है ना, या कोरियन फर्मेंटेड डिश बोल दें, या कोरियन हॉलीडे, है ना, या एक ऑप्शन, अभी तो मैंने 4 ऑलरेडी बता दिए, उसमें से 2 डिश हो गई थी, या एक डिश का नाम दे दे, एक डांस का दे दे, और जिसमें एक न्यू ईयर्स बो दिया हो, या सेबे दिया हो, या कोई और, या नन ऑफ द अबव दे दें, तो आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। जब आपको ये टर्म पता होगा सेबे, तभी आप राइट आंसर कर पाओगे। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत ही कंसिडर करनी है, ध्यान देने वाली बात है। न्यू ईयर्स बॉ बोलते हैं ना, ये कर भी रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको दिखा भी दी है ना यहाँ पे। देन एल्डर्स क्या करते हैं टिपिकली, वो रिवॉर्ड देते हैं इनको, मतलब एक हर्ष और उल्लास है, ग्रीटिंग्स ब्लेसिंग्स बोल दो, ब्लेसिंग भी देते होंगे, गेस्चर भी देते होंगे, और एक तरीके से गिफ्ट देते होंगे एज ए मनी, या समथिंग कुछ और दे देते होंगे गिफ्ट में। वो प्रचलन में जो होता है, अपने से छोटे जूनियर्स जो हैं अपने से छोटों को देते हैं, और जो छोटे हैं वही अपने एल्डर्स को बॉ करते हैं, न्यू ईयर्स बॉ करते हैं। जैसे हम न्यू ईयर डे पे क्या करते हैं, हम अपने सभी एल्डर्स को क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। अब इवन यंगर को भी ग्रीटिंग करते हैं, है ना, हैप्पी न्यू ईयर्स डे। मिलते हो आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलते होगे, है ना, एक अलग तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करते हो। सेम यहाँ पे भी सब कुछ सेम होता है, बस सेलिब्रेट करने का तरीका अलग होता है, कल्चर थोड़ा
उसको परफॉर्म करने का, एक्ट करने का तरीका अलग हो जाता है, बट चीजें, ऑल दिस थिंग्स रिमेन सेम, है ना। आगे बढ़ते हैं। से बाय न्यू ईयर्स वाह, ये मैंने आपको बता दिया है। अगेन ये एक कैलेंडर समझ लो, एक टेबल आपके लिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि इसकी पिक्चर अलग से आप डाउनलोड कर लो, तो मैं उसका एक लिंक, जो इस पिक्चर का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस पिक्चर को, और डेली इसको देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट हॉलीडेज हैं, पब्लिक हॉलीडेज इन कोरिया, उसको आप देख पाओगे, है ना। तो ये लिबरेशन डे ले लो, है ना, बुद्धा बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर्स डे जब सेलिब्रेट करते हैं लोग, है ना। तो और भी जो है इंडिपेंडेंस मोमेंट्स डे जो अभी हमने डिस्कस किया, फाउंडेशन डे ले लो, क्रिसमस जो है, हैंगुल डे। तो ये इंपॉर्टेंट जो पब्लिक हॉलीडे हैं कोरिया की, ये इस पे लिस्टेड हैं, ये आप लोग अच्छे से दोबारा देख लीजिएगा अपने रिवीजन के लिए, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ना। सेलिब्रेशन में आ जाए। सेलिब्रेशन किस तरीके का सेलिब्रेशन होता है कोरिया में, खासकर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्चरली देखा जाए। कोरियन पेरेंट्स मार्क द 100th डे एनिवर्सरी, इसको बोलते हैं बायगिल, एंड द फर्स्ट बर्थडे दे ऑल ऑफ देयर बेबी विद द स्पेशल बिग सेलिब्रेशन, है ना। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखते हैं, क्लोज फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स सबको इनवाइट्स करते हैं यहाँ पे, है ना। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे, उनको इस तरीके से बर्थडे मनाते हैं। और एक एक ही दिन देख लो उसका बर्थडे कैसे मनाते हैं, फर्स्ट बर्थडे होता है, और 100 यूनिवर्सरी भी, यूँ कह लो यूनिवर्सरी या एनिवर्सरी भी मना लेते हैं ये लोग। और दे जनरली होल्ड अ लार्ज सेलिब्रेटरी बैंकेट ऑफ देयर बेबी, मतलब ये इट्स ऑल अबाउट कैपेसिटी या सोशल स्टेटस जिसका होता है, उसी तरीके से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। विद द रिचुअल प्रेयर होती है यहाँ पे, किस लिए, बेबी की, जो बच्चा है उसके अच्छे हेल्थ के लिए और उसके लाइफ में सक्सेस के लिए, है ना। और जो पार्टिसिपेंट होते हैं, फैमिली होते हैं, फैमिली मेंबर, दोस्त होते हैं, यार होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को गोल्ड ड्रिंक्स एज ए स्पेशल गिफ्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा अपने पड़ोसी के यहाँ जो भी बच्चा जन्म ले उसके बर्थडे में, और गोल्ड ड्रिंक गिफ्ट कीजिएगा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लीजिएगा, ठीक है। बट यस, दिस इज कल्चर, कहाँ का है ये, कोरिया का है ऐसा। नाउ यहाँ पे रिलीजन देखते हैं। अब शादी भी थी, वो अलग तरीके का भी उनका वहाँ पे कल्चर है, सेलिब्रेशन करते हैं शादी को भी, बट मुझे लगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे रिलीजन डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब कोरिया का जो रिलीजन है उसको हम देखेंगे, एथनिसिटी वहाँ पे क्या है, क्या ग्रुप है, किस तरीके के कितने परसेंटेज हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा भी देखेंगे, ठीक है। नाउ कोरिया इज अ कंट्री वेयर ऑल द वर्ल्ड मेजर रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म एंड इस्लाम जो है उसको पीसफुल्ली कोएग्जिस्ट करता है विद द सामनिज्म। ये सारे जितने भी ये रिलीजन है वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं लोग, है ना, इन धर्मों को मानने वाले हैं। इंडिया भी आपको देखा जाए, इंडिया में भी अलग अलग धर्म के मान्यताएं के जो लोग हैं वो अपना अपना धर्म यहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं पीसफुल्ली, है ना। उनको राइट भी मिला हुआ है। ऐसा राइट कौन से आर्टिकल में मिला है, और ये आप मुझे बताएं, और कैसा राइट है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द 2015 स्टैटिक्स, 44% ऑफ द कोरियन पॉपुलेशन हैज अ रिलीजन, मतलब कि 56% जो पीपल है रिमेनिंग, वो कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते हैं। अभी स्टैटिक्स में भी देखेंगे, उसमें से मेनली जो है बुद्धिज्म है, और कन्फ्यूशियनिज्म को भी फॉलो करते हैं, हैव बीन मोर इन्फ्लुएंस देन एनी अदर अपॉन द लाइफ ऑफ द कोरियन पीपल। वहाँ पे बुद्धिज्म और जो कन्फ्यूशनिज्म है इसको भी काफ़ी ये काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे रिलीजन, इसको काफ़ी परफॉर्म करते हैं वहाँ के लोग। हाफ ऑफ द कंट्री लिस्टेड कल्चर हेरिटेज आर रिलेटेड विद द टू रिलीजन, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन देखोगे वहाँ पे जो लिस्टेड होगा कल्चर हेरिटेज में, वो लोग दो रिलीजन को भी मानने वाले भी हैं ना। बुद्धिज्म कब अराइव हुआ था कोरिया में,
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आप सभी के लिए अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। बुद्धिज्म अराइव्ड इन कोरिया इन 372। सी, है ना, बी सी नहीं होगा, ठीक है सी ही होगा, अरे ये देख लीजिए। एंड सिंस देन टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ टेम्पल हैव बीन बिल्ड अक्रॉस द कंट्री। यूँ कह सकते हो थाउजेंड ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड मतलब 10,000 से ज़्यादा भी टेम्पल्स वहाँ पे बनाए जा चुके हैं पूरी कंट्री में, साउथ कोरिया में, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला था रिलीजन का एक स्टैटिक्स देख लें, तो आप परसेंटेज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हालांकि अगर मल्टीप्लाई करके देखना जाओ, ये जो यूनिट दी हुई है 10,000 यूनिट्स में है, ठीक है, पीपल में। तो ये 2015 का डेटा है। तो अगर देखा जाए जो क्रिश्चियनिटी है, प्रोटेस्टेंट्स, ये जब मैंने जर्मनी पढ़ाया था, प्रोटेस्टेंट या कैथोलिज्म क्या है, इनमें अंतर क्या है, वो मैंने आपको बताया था। किस किस तरीके की क्रिश्चियनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी मैंने आपको बताया है कितने टाइप की। तो यहाँ पे 45% जो है प्रोटेस्टेंट हैं, क्रिश्चियन हैं जो फॉलो करते हैं, है ना। और 35% जो है फिर बुद्धिज़्म है, काफ़ी लार्ज पोर्शन है यहाँ पे। देन कैथोलिक पीपल्स हैं 18%, और 2% में अदर में कौन है, इंक्लूडिंग कन्फ्यूजम, वॉन बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म का अलग भी टाइप है, और बाकी अदर हैं इस्लाम एंड ऑल, ठीक है। दोज विद द रिलीजन, है ना। अब देखा जाए जो रिलीजन है वो 44% फॉलो करते हैं, 56% है नो रिलीजन, वो कोई रिलीजन को नहीं फॉलो करते 56%, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, एटलीस्ट 56% जो पीपल हैं वहाँ के कोई सा भी धर्म फॉलो नहीं करते। लार्जेस्ट एंड सेकेंड रिलीजन आपको पता होना चाहिए। सेकेंड जो है बुद्धिज़्म है, और फर्स्ट जो है लार्जेस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी है। कौन सी क्रिश्चियनिटी, प्रोटेस्टेंट, है ना। आगे बढ़े ना। ये जो पिक्चर आपको दिख रही होगी, ये कोरिया का फर्स्ट प्रोटेस्टेंट चर्च है, जिसको फाउंड किया गया था कब, 1897 में, है ना। ना ये एक फेस्टिवल है, द फेस्टिवल सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ साक्यामुनि बुद्धा। साक्यामुनि जो बुद्धा थे, उन्हीं के 8th डे ऑफ द कब, 8th डे ऑफ द 4th लूनर मंथ, जो 4th लूनर मंथ होता है या 4th मंथ बोल लो, उसी के 8th डे में इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है ना। ये एक फेस्टिवल है इस तरीके का, आप देख लो कंट्री में किस तरीके से काफ़ी भव्य प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, है ना। प्रदर्शन नहीं, प्रोटेस्ट बस समझ लेना कि कर रहे हैं ये लोग, है ना, परफॉर्म कर रहे हैं इस रिचुअल को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर लें, यूँ कह लो, फेस्टिवल ज़्यादा बेटर है ना। प्रोटेस्टेंटिज्म जो है वो कोरिया में कब आया था और कैसे आया था, तो देखा जाए 19th सेंचुरी में जो नॉर्थ अमेरिकन मिशनरीज थे वो लेके आए थे 19th सेंचुरी में कोरिया में प्रोटेस्टेंटिज्म को, है ना। एंड क्विकली वॉन पीपल्स हार्ट थ्रू स्कूल एजुकेशन। और कैसे ये चीज़ें वहाँ पे बढ़ी, ये कुछ सिस्टम, कुछ अच्छे काम किए गए, जैसे स्कूल ओपन किए गए, स्कूल के एजुकेशन में देख लो, या मेडिकल सर्विसेज को देके काफ़ी पॉपुलर हो गए, लोगों का दिल जीता, और बहुत सारे कोरियन पीपल जो है प्रोटेस्टेंटिज्म, ये जो धर्म है, इस रिलीजन को उन्होंने फॉलो किया। इवन टुडे अगर देखा जाए, प्रोटेस्टेंट इन कोरिया ऑपरेट अ ग्रेट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मिडिल एंड हाई स्कूल्स भी हैं उनके, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मेडिकल सेंटर्स भी हैं बहुत ज़्यादा इनके, है ना। तो इसीलिए लोग भी इन धर्म को फॉलो भी करते होंगे, इनको मानने वाले भी हैं लोग ना। Now we will discuss about Korea, कोरिया का कल्चर ऑफ कोरिया। सबसे पहले हम ये एक हिस्टोरिक पिक्चर लगी हुई है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे होगे, इसको बोलते हैं ग्योंगजू हिस्टोरिक एरिया, है ना, ग्योंगजू हिस्टोरिक एरिया। ये सबसे पहला ये क्या था, ये ग्योंगजू वॉज द कैपिटल ऑफ सिल्ला फॉर अबाउट 1 मिलेनियम, मतलब 1000 साल तक ये कैपिटल रहा था, है ना, किसका, सिल्ला का, है ना। नाउ द सिटी स्टिल कंटेन्स अ वेल्थ ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, जो आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स मिलते हैं। रिमेन्स क्या होते हैं, जब खुदाई होती है, एग्जिबिशन किया जाता है ना, एग्जिबिट करते हैं
खुदाई में जो भी निकलते हैं सामान, तो आर्कियोलॉजिकल वो रिमेन्स होते हैं, उनको कहीं रखा जाता है। तो इस शहर में अभी भी वहाँ पे है रिमेन्स हैं, रखे हुए हैं। किसके हैं? फ्रॉम द किंगडम, जो किंगडम था यहाँ पे, है ना, तो उसके रिमेन्स हैं अभी भी। एंड हेंस इज ऑफन डब्ड एज ए म्यूजियम विदाउट वॉल्स और रूफ, या इसको यूं कह लो, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, म्यूजियम विदाउट वॉल और रूफ, मतलब एक ऐसा म्यूजियम जिसकी ना तो दीवार है ना तो रूफ है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है अगर पूछा जाए कि किसको कहा जाता है म्यूजियम विदाउट वॉल और रूफ। अगर ऑप्शन में ग्योंगजू मिल जाए तो ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये काफ़ी ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। द फोटो शोज अ सीन ऑफ सिल्ला माउंट टॉम्स लोकेटेड इन द सिटी। ये जो टॉम्स ऐसे बने हुए हैं, माउंट थोड़े उठे हुए हैं ना, ये सड़कें आपको दिख रही होंगी इस शहर में, तो इसको दिखाया गया है ना। ना आगे, सॉरी, एट द प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए, कोरियन जो आर्ट है और जो कल्चर है, बहुत सारे जो आर्ट लवर हैं, इंथुजियास्ट हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनको अट्रैक्ट करता है ना। जो कोरिया का कल्चर है या आर्टिस्टिक अचीवमेंट है थ्रू द एज आर नाउ लीडिंग मेनी ऑफ यंग टैलेंट्स। जो नए नए टैलेंट्स हैं वो काफ़ी उनको लीड कर रहे हैं आजकल अराउंड द वर्ल्ड, ये भी देख सकते हो, है ना। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस म्यूजिक एंड डांस कंपटीशन में, कंपटीशन कौन सा है? के पॉप एंड ऑल, आपने सुना होगा, कोरियन पॉप, के पॉप का मतलब होता है कोरियन पॉप म्यूजिक, है ना, डांस में भी एंड म्यूजिक में भी। while its literary work are being translated into many different languages for global reader, जिनके कोरियन लिटरेरी वर्क होते हैं उसको बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया जाता है और उसके काफ़ी ग्लोबल रीडर भी आपको मिलेंगे। अगर रिसेंट की बात करो, जो कोरियन दान सखाएवा है ना, ये एक तरीके की पेंटिंग है, एक तरीके की पेंटिंग करने का तरीका है, ये आपको पिक्चर पे भी दिख रहा होगा, हैव बिकम द टॉक ऑफ द ग्लोबल आर्ट वर्ल्ड। जो ग्लोबल आर्ट वर्ल्ड है, एक उनकी अलग सी दुनिया है जो आर्ट वर्ल्ड की, वहाँ पे बहुत इसको डिस्कस किया जाता है, इसके बाद इसका प्रचलन है, इसके बारे में लोग डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, है ना, काफ़ी पॉपुलर है यूँ कह लो आप। ये एक म्यूजियम होगा जहाँ पे ये इस टाइप की पेंटिंग रखी गई हैं और देख सकते हो, ठीक है ना। के पॉप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो, के पॉप आपको इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हो सकता है जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ, मुझे पता है 2020 में टॉपिक दिया गया था के पॉप और बीटीएस पे, आप उस पे लिखो, है ना, एजेस से, तो खासकर इसके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आपको टॉपिक आए लिखने के लिए, तो आप इस पे लिख पाओ अच्छा खासा, है ना। तो ओवरव्यू थोड़ा सा डिस्क्राइब वे में थोड़ा सा इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने बताया था कि पॉप का मतलब होता है कोरियन पॉप म्यूजिक से रिलेटेड, है ना, डांस से रिलेटेड। Now, Korean pop artists have attracted huge number of admirers across the world। जैसे अभी मैंने बताया, जो कोरियन पॉप है, जो म्यूजिक है, इनकी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी लोगों को का अटेंशन है, इनको, है ना, काफ़ी अटेंशन मिला है इस चीज़ को और काफ़ी पॉपुलर हुआ था। चलो मैं आपको एक टाइम की बात याद दिलाता हूँ, जब मिस्टर पीसीज का एक सॉन्ग आया था गंगनम स्टाइल, आई गेस ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आप सभी ने ये सॉन्ग तो ज़रूर ही सुना होगा लाइफ में एक बार, है ना। काफ़ी ये स्पेक्टकुलर सक्सेस मिली थी इसको, बहुत ज़्यादा इसको व्यूज़ आए थे, यूट्यूब पे हिट रहा था, पूरे वर्ल्ड में इसको डिस्कस किया गया था और उस पे लोग परफॉर्म भी करते थे, अपनी वीडियोस भी डालते थे, जस्ट उसी स्टाइल को कॉपी करने के लिए। अगर आप सभी में से किसी बच्चे ने नहीं देखा है इस वीडियो को, मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आप काफ़ी इंजॉय करेंगे इस म्यूजिक को, ठीक है। भले ही आपको ना समझ में आए, है ना, म्यूजिक या क्या हो रहा है सॉन्ग में, बट आप जरूर आप नाचने के लिए रेडी हो जाएंगे या आप गुनगुनाओगे, तो काफ़ी सक्सेस मिली थी। अगर आपको ऐसा भी मिले ऑप्शन में गंगा स्टाइल किसकी कृति है या किसने इसको बनाया है या इसके, है ना, सिंगर बोल सकते हो, है ना, तो कौन थे, वो है पीसीज, है ना, ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा। इन मई 2018
अब सन 2018 और फिर अभी रिसेंट में भी आएंगे क्या हुआ है के पॉप के दुनिया में। जो के पॉप बॉय बैंड है बीटीएस, है ना, एल्बम, जो बीटीएस एल्बम है, बीटीएस आप देख लीजिए क्या है, आपको पढ़ना भी है। इसका जो एल्बम है लव योरसेल्फ टीयर मेड हिस्ट्री बाय टॉपिंग द बिलबोर्ड 200 एल्बम चार्ट। जो बिलबोर्ड का जो 200 एल्बम चार्ट होता है उसको उन्होंने टॉप कर दिया था। उसमें एक सॉन्ग था, इट्स टाइटल ट्रैक फेक लव, जो जिसकी रैंकिंग थी 10th प्लेस थी, है ना, ऑन द हॉट 100 सिंगल चार्ट। मतलब 100 जो सिंगल सॉन्ग्स थे, देखा जाए ये जो ट्रैक था टाइटल ट्रैक फेक लव वो 10th प्लेस पे था। तो इन्होंने काफ़ी टॉप किया था। तो ये समझ लो 2018 एंड उससे पहले का के भी टाइम से काफ़ी पॉपुलर रहा है के पॉप म्यूजिक, है ना, एंड डांस काफ़ी लोग पसंद करते हैं। इंडिया में भी बहुत इसके मुझे पता है जो मेजरली जो सिटीज़ हैं टायर 1 टायर 2 टायर 3, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इसको जानते हैं और काफ़ी पसंद करते होंगे के पॉप को सुनना, है ना। आप लोग भी अगर आप कोरियन के कल्चर को पढ़ रहे हो, कोरिया के कल्चर को, कोरियन लैंग्वेज सीखने जा रहे हो, आप सभी को ज़रूर मौका मिलेगा इन सब चीज़ों को पढ़ने के बारे में और डीपली पढ़ोगे कल्चर के बारे में। हो सकता है कल को आप भी सिंगर बन जाओ के पॉप के, है ना, अगर आपका इंटरेस्ट आता है तो। नाउ द वर्ल्ड्स क्रेज फॉर के पॉप रीच इट्स जेनिथ इन अगस्त 2020। 2020 में देखा जाए जहाँ सारी दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी, वहाँ के पॉप जो है काफ़ी वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड था के पॉप का वर्ल्ड था, वहाँ पे काफ़ी क्रेज था पूरे वर्ल्ड में के पॉप के लिए, है ना, और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। और ऐसा कब हुआ, जो साउथ कोरियन बॉय बैंड्स बीटीएस है अगेन अचीव इट्स फर्स्ट नंबर 1 ऑन द बिलबोर्ड हॉट 100 सॉन्ग में से। अब पहले 2018 में 10 पे थी, 10 पे था कोई टाइटल ट्रैक, अब 2020 में फर्स्ट ट्रैक पे आ गया था। और उस टाइटल का नाम है डायनामाइट। आप सुनना चाहो, ये साइड में आपको राइट हैंड साइड में पिक्चर भी दिख रही होगी, है ना, ये इनका ग्रुप है जिन्होंने ये सॉन्ग या डांस परफॉर्म किया होगा म्यूजिक। तो आप सुनना चाहो डायनामाइट सुन सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, अप टू यू। नाउ हम कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्कस करेंगे, बट इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ से और भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम बस इतना ही यहाँ तक ही डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे लगा था कि मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर पाऊँगा, मैं बना के लेके आया था, बट कुछ चीज़ें हैं कि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, मुझे लगता है कि आप शायद ही ना देख पाऊँ। मैं बना सकता हूँ, कुछ बच्चे रिक्वेस्ट भी करते, कोई बात नहीं सर आप बना दो। और हालांकि ये जो दूसरा है वो मैं ब्रेक लेके थोड़ा सा वो दूसरी भी वीडियो यहाँ से मैं अगेन स्टार्ट करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा और मैं कंप्लीट करूँगा। आज ही आपको ये भी वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इसको लाइक भी कर सकते हो। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आपको लग रहा है मैंने कुछ छोड़ा है अभी तो मुझे पढ़ा लेने दीजिए अगेन कल्चर में, या आपकी कोई डिमांड है, कुछ आप समझना चाह रहे हो, कुछ पढ़ना चाह रहे हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से राइज कर सकते हो अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।